प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीतकाल के प्रमुख कवि और काव्य संग्रह को। और इससे पहले मैं बता दूं, इसके पहले मैंने रीतकाल के प्रमुख कवियों का विवरण और उनके काव्य संग्रह से संबंधित कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और एक बता दूं कि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आचार्य शुक्ल द्वारा कहे गए कथन है जो प्रमुख कवियों के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहे हैं, वो हमने लिए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं को लिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। और इससे पहले बता दूं, एक और वीडियो में और दूंगी रीतिकाल से नखशिख वर्णन के लिए कि किस कवि ने नखशिख वर्णन किया है और कौन कौन से कवि हैं जो सतसई की रचना किए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं रीतकाल के प्रमुख कवि हमारे हैं देव हैं। देव का जो जन्म समय है वो 1673 से 1767 ईस्वी माना गया है। और देव की हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। और इसका वर्ण विषय मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स सभी कुछ लिखना यहाँ पर संभव नहीं हो पाता, इसलिए वर्ण विषय को मैंने टाइप नहीं किया है, उसका अध्ययन मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो पहले है भाव विलास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1689 ईस्वी में हुआ है। और इसका जो विषय है वो रस अलंकार नायक नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है यह। और यह भी कहा जाता है कि निरूपण में भानुदत्त कृत रसमंजरी और भामा के काव्य अलंकार तथा दंडी के काव्य दर्श का आश्रय लिया गया है इस भाव विलास रचना में। फिर आगे आता है प्रेमचंद्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष 1733 ईस्वी है। इसने प्रेम के महत्व को स्थापित किया है इन्होंने, देव जी ने। फिर शब्द रसायन आता है, इसका प्रकाशन वर्ष आप देखते चलिएगा। शब्द रसायन है। फिर अष्टयाम है, एक काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी अष्टयाम है, जिसमें नायक नायिका के 8 प्रहर के विलास का वर्णन देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये अष्टयाम पूछ भी लिया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष मैंने अनुमानतः ले लिया है, जो तथ्य मुझे पुस्तक में मिला। सुख तरंग है, सुख तरंग में भी श्रृंगार रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन कवित्त शैलियों में दिया गया है। राग रत्नाकर है, देव चरित्र है, इसका प्रकाशन वर्ष आप देख लीजिएगा। जाति विलास है, देव माया प्रपंच है और देव शतक है। ये इनकी रचनाएं हैं। यदि इतनी रचनाएं ही आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपसे जो भी पूछे जाएंगे वो आपसे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं आचार्य शुक्ल द्वारा कहे गए कथन। हम देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने देव कवि के संबंध में क्या क्या कथन व्यक्त किए हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कई बार इनसे कथन पूछे जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्मरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था कि अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कथन और थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कथन था फ्रेंड्स मैंने उन्हीं को यहाँ पर वीडियो में लिया है। अब हम आगे चलते हैं, भिखारी दास को देख लेते हैं। तो भिखारी दास काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी रचनाओं को देखेंगे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं और उनके वर्ण भी सभी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है शब्द नाम प्रकाश है। यहाँ पे फ्रेंड्स टाइप मिस है। ये जो शब्द नाम प्रकाश है, प्रकाश कोश है, 1738 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और ये एक कोश ग्रंथ है। इसके बाद रस सारांश है, रस सारांश 1742 में प्रकाशित हुआ और कई बार एग्जाम में ये पूछ गया है। तो आप इनको रट लीजिए, क्योंकि इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं तो क्रमानुसार लगाने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसमें रस विवेचन संबंधी ग्रंथ रस के भेदों का वर्णन देखने को मिलता है इस काव्य ग्रंथ में। इसके बाद काव्य निर्णय है, काव्य निर्णय 1746 में प्रकाशित हुआ है। ये एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है, इसको ये जरूर आप याद रखिएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि इस ग्रंथ में किसकी रचनाओं का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जैसे आचार्य मम्मट हैं, अप्पा दीक्षित हैं, जयदेव हैं, मतलब इनके कुछ ग्रंथ हैं जिनका आश्रय लेकर के इन्होंने इस काव्य निर्णय को रचा है।
इसके बाद आता है श्रृंगार निर्णय है, छंदारणम पिंगल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो छंद विवेचन का इसने वर्णन किया है इन्होंने और मतलब हिंदी में पहली बार विस्तार से छंदों का विवेचन किया है भिखारी दास ने अपनी इस रचना में, छंदारणम पिंगल में। फिर शतरंज सत्या है, ठीक है? इनकी और भी रचनाएँ हैं, मैंने लिया नहीं है फ्रेंड्स, रचनाएँ विष्णु पुराण भाषा है, अमर प्रकाश कोश भी है, लेकिन मैंने लिया नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे उन्हीं को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि भिखारी दास के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कथन कहे हैं। तो पहला है कि इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस है। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा है कि भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। फिर तीसरा कथन आचार्य शुक्ल कहते हैं इन्हीं के संबंध में कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र अपेक्षित होता है। फिर एक चौथी बात और कही है, कथन तो बहुत सारे थे लेकिन मैंने महत्वपूर्ण ही लिए हैं, जैसा कि मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही बोल चुकी हूँ कि हम यहाँ महत्वपूर्ण कथन का ही अध्ययन कर रहे हैं। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि पद्माकर जी की रचनाएँ बहुत मतलब यहाँ पर आपको पता है कि मैंने उन्हीं को लिया है जो महत्वपूर्ण है। मैं बार-बार कह रही हूँ, इसलिए इनका अध्ययन आप ज़रूर देखिए, ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो उसको भी आप जॉइन जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। इसी से रिलेटेड आपको क्विज़ मिलेगी और साथ में जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी, वहाँ पर उसका नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलेगा और इनका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो पद्माकर जी को पढ़ते हैं। पद्माकर जी का ये जन्म समय दिया गया है 1753 से 1833 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं, तो हम देख लेते हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली है। इसका जो विषय है तो वीर रस प्रधान ये प्रबंध काव्य है, 211 छंद हैं और हिम्मत बहादुर यानी अनूपगिरी के जो राजा हैं उनका उनके पराक्रम का वर्णन इसमें किया गया है हिम्मत बहादुर विरुदावली में। फिर आता है पद्माभरण है, ये 1810 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? इसका नोट कर लीजिएगा प्रकाशन वर्ष 1810 में प्रकाशित हुआ है और ये एक अलंकार विवेचन ग्रंथ है। फिर जगत विनोद आता है, जगत विनोद भी 1810 में ही प्रकाशित हुआ है। इसमें ये एक रस निरूपक ग्रंथ लक्षण ग्रंथ माना गया है। 6 प्रकरण तथा 731 छंद इसमें देखने को मिलते हैं। और थोड़ा-सा इस जगत विनोद के लिए और बता दूँ तो आचार्य शुक्ल जी ने इसको मतलब आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ भी कहा है, जगत विनोद को। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? फिर आता है गंगा लहरी है, जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यबद्ध अनुवाद इसमें है। फिर प्रबोध पचासा है, प्रताप सिंह बिरुदावली है। इनकी और रचनाएँ थी एक ईश्वर पचीसी, कल पचीसी उसका अध्ययन मैंने लिया नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आचार्य शुक्ल के हम प्रमुख कथन देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन कौन-कौन से हैं। इनके संबंध में पद्माकर जी के तो पहला कथन इन्होंने कहा है कि मतीराम के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। फिर दूसरा कथन है कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। फिर तीसरा कथन कहा है इन्होंने पद्माकर जी के संबंध में ही कि ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। एक कथन और है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनुरूपता गोस्वामी तुलसीदास में ही दिखाई पड़ती है। तो ये कथन थे, इनका अध्ययन आप ज़रूर आपको करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। अब आते हैं हमारे प्रताप शाही, हम प्रताप शाही को देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक व्यंग्यार्थ कॉमेडी है, काव्य विलास है, काव्य विनोद है, इनका प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि प्रताप शाही के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो इनकी भी कथन कई बार पूछा जा चुका है, जैसे भी जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इनका कथन आया था कि यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं, तो मतीराम, श्रीपति और दास ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है प्रताप शाही के संबंध में। फिर प्रताप शाही का बखान करते हुए कहते हैं कि इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें ना कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, ना गति का सैथिल और ना ही शब्दों की तोड़-मड़ोड़। फिर एक कथन और आचार्य शुक्ल जी कहते हैं इनके संबंध में कि इनकी प्रखर प्रतिभा में मानो पद्माकर के साथ रीतबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचा कर छोड़ दिया।
अब हम देखते हैं कुछ और हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं। इनसे पहले भी हैं, ग्वाल कवि हैं, ग्वाल कवि को मैंने लिया नहीं है। क्योंकि जब हम नक्सिक का वर्णन करेंगे, मैं आपको पहले ही बताती आई हूँ कि नक्सिक का जब हम वर्णन करेंगे और सतसई का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ कुछ महत्वपूर्ण कवियों का की रचनाएँ हैं, वहाँ मैं ले लूँगी और आपको बताती चलूँगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि और हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे हमारे कुलपति मिश्र हैं। कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है, काफ़ी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो यह रस रहस्य 1670 में प्रकाशित हुआ है और इसका जो वर्ण विषय है वो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है? 8 वृत्तांत हैं, 652 पद्य है और मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य तथा केशवदास की रसिक क्रिया के आधार पर यह रचित है रस रहस्य, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा कि यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, पहली बात ये नोट करिएगा। दूसरी बात ये कि मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव दास की रसिक क्रिया के आधार पर रचित ग्रंथ है रस रहस्य कुलपति मिश्र का। फिर मैंने संग्राम सार ले लिया है, जो कि महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। अब आगे चलते हैं, सुखदेव मिश्र को देख लेते हैं। इनकी भी रचनाएँ कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो वृत्त विचार का प्रकाशन वर्ष 1671 ईस्वी में हुआ है और ये एक छंद निरूपक ग्रंथ है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको बहुत बारीकी से पढ़नी है, कौन से अलंकार निरूपक ग्रंथ है, कौन से छंद निरूपक, कौन से रस निरूपक, कौन-सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक है, ये तथ्य आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वृत्त विचार है इनका, इनका रसार्णव ग्रंथ है। जिसमें नवरस का वर्णन देखने को मिलता है, रस रत्नाकर में रस का वर्णन देखने को मिलता है, रस विवेचन ग्रंथ है ये और अध्यात्म प्रकाश है। तो शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का अध्ययन इसमें देखने के लिए मिलता है। सुखदेव मिश्र की और भी रचनाएँ थी, जैसे चंद्र विचार है, फाजिल अली प्रकाश है, दशरथ राय है, श्रृंगार लता है, लेकिन मैंने उनको लिया नहीं है, जो महत्वपूर्ण थे उनका अध्ययन मैंने यहाँ ले लिया है। अब हम चलते हैं रसलीन को देखते हैं, रसलीन के का वर्णन है अंग दर्पण। एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इनका अध्ययन लिया है। अंग दर्पण में नख सिक्का एक नख सिक ग्रंथ है जिसमें 180 दोहे हैं। रस प्रबोध है जो 1741 में प्रकाशित हुआ है और यह एक रस विवेचन ग्रंथ है जिसमें 1117 दोहे हैं, ठीक है? याद रखिएगा 1117 दोहे का जिक्र इसमें किया गया है रस विवेचन में। विशेषतः श्रृंगार रस एवं नायक नायिका के भेद का ही अध्ययन देखने के लिए मिलता है रस विवेचन में, ठीक है? ये तो हो गया। अब हम देखते हैं सोमनाथ का रस पीयूष नदी इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और सोमनाथ एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, 22 तरंगे हैं और 1127 पद्य इसमें देखने को मिलते हैं। आगे आता है इनका श्रृंगार विलास है, सुजान विलास है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? आगे दूल्हा कवि हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो रचना है कवि कुल कंठाभरण, तो ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और ये एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर यह रचित 45 छंद में रचित ये ग्रंथ है, ठीक है? ये याद रखिएगा आप। फिर लाल कवि हैं प्रकाश, कई बार पूछा जा चुका है, तो छत्र प्रकाश में राजा छत्रसाल का जीवन चरित्र देखने को मिलता है दोहा चौपाई में। फिर आगे आते हैं अमीर दास हैं, मैंने इनका भी ले लिया है, वृत्त चंद्रोदय, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इनका ये प्रकाशन वर्ष है 1833 ईस्वी। तो आज मैंने जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं रीतिकालीन कवियों का वर्णन हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद बता दूं आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आएगी, तो उसमें सतसई का वर्णन होगा, जिन कवियों ने सतसई की रचना की है और जिन कवियों ने नखशिख नाम से ग्रंथ लिखे हैं, तो उनका अध्ययन देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर अध्ययन या वीडियो चाहते हैं कि मैं अब आधुनिक काल को स्टार्ट करूँ। मैं चाहती हूँ कि आधुनिक काल को हम कम से कम 1 हफ्ते हम उसको पढ़ेंगे और बहुत डीप पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।